हेलो विस्सा पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों, आज के इस नए वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चों, आज के इस नए वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम अध्ययन करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक का नाम बच्चों यहाँ पे लिखा गया है वैद्युत धारा। तो बच्चों, इस टॉपिक के अंदर बच्चों यहाँ पर हम अध्ययन करने वाले हैं कि वैद्युत धारा बच्चों यहाँ पर हमारी एक सदिश राशि है कि अदिश राशि है। इसके बारे में इस वीडियो लेक्चर में आप सभी लोग को अच्छी तरह से हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक समझाने और बताने वाले हैं। तो बच्चों, अगर आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर हम आज की ये इम्पोर्टेंट क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इस क्लास के अंदर दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि दोस्तों यहाँ पर जो हमारी राशियाँ होती हैं वो कितनी प्रकार की होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जो हमारी राशियाँ होती हैं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, जहाँ पर बच्चों आप सभी लोगों ने क्लास 11th में अच्छी तरह से अध्ययन किया है सदिश राशि के बारे में और अदिश राशि के बारे में। साथ ही बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग ये भी जानते हैं कि जो हमारी सदिश राशि होती है इसको बच्चों यहाँ पर हम इंग्लिश में कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, और यहाँ पर जो हमारी अदिश राशि होती है इसको बच्चों यहाँ पर हम इंग्लिश में कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो इन राशियों के बारे में बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद बच्चों यहाँ पर हम आप सभी लोग को अच्छी तरह से बताने और समझाने वाले हैं कि बच्चों यहाँ पर जो हमारी वैद्युत धारा होती है ये बच्चों एक सदिश राशि है कि अदिश राशि है। इसके बारे में हर एक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट आप सभी लोग को अच्छी तरह से क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं राशि के बारे में। इसके बारे में आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले टॉपिक का नाम लिखेंगे राशि, और यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जो हमारी राशि होती है इसको दोस्तों यहाँ पर हम इंग्लिश में कहते हैं क्वांटिटी। तो दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले लिखने वाले हैं कि राशि को दोस्तों यहाँ पर हम इंग्लिश में कहते हैं क्वांटिटी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जो हमारी राशियाँ होती हैं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पर जो हमारी सबसे पहले राशि होती है उसे दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे सदिश राशि, जिनको दोस्तों यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से लिखने वाले हैं सदिश राशि। और इसके बाद यहाँ पर जो हमारी दूसरी राशि होती है उसे दोस्तों यहाँ पर हम कहते हैं अदिश राशि। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि जो हमारी सदिश राशि होती है इसको दोस्तों यहाँ पर हम इंग्लिश में कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, और यहीं पर दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि जो हमारी अदिश राशि होती है इसको दोस्तों यहाँ पर हम इंग्लिश में कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं कि दोस्तों यहाँ पर हमारी सदिश राशि क्या होती है और अदिश राशि क्या होती है। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग 11th में अच्छी तरह से अध्ययन करते हुए आ रहे हैं कि जो हमारी सदिश राशि होती है उसमें दोस्तों परिमाण और दिशा दोनों होता है। तो ऐसी राशि को बच्चों यहाँ पर हम सदिश राशि कहते हैं। और अगर बच्चों यहीं पर हम बात करते हैं अदिश राशि के बारे में, तो यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि अदिश राशि के अंदर में केवल और केवल परिमाण होता है, इसमें दिशा नहीं होती है। तो ऐसी राशि को बच्चों यहाँ पर हम अदिश राशि कहते हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ पर सबसे पहले बात करने वाले हैं कि सदिश राशि को बच्चों यहाँ पर हम इंग्लिश में कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे कि सदिश राशि को बच्चों यहाँ पर हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि जो हमारी अदिश राशि होती है इसको दोस्तों यहाँ पर हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि अदिश राशि को दोस्तों यहाँ पर हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सदिश राशि की परिभाषा के बारे में, और इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे अदिश राशि की परिभाषा के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जो हमारी सदिश राशि होती है इसमें दोस्तों यहाँ पर परिमाण और दिशा दोनों होता है, परिमाण प्लस दिशा। तो बच्चों ऐसी राशि को यहाँ पर हम सदिश राशि कहते हैं, जिसको बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो हमारी अदिश राशि होती है इसमें बच्चों हमारा केवल और केवल परिमाण होता है। तो यहाँ पर बच्चों लिखेंगे केवल परिमाण, कामा करके बच्चों यहाँ से हम लिख देंगे। इसमें दिशा नहीं होती है, तो आगे बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे दिशा।
नहीं होती है तो ऐसी राशि को बच्चों यहाँ पर हम क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं, जिसको बच्चों आप सभी लोग यहाँ पर इंग्लिश में कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। अब बच्चों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इनके एग्जाम्पल के बारे में। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग सदिश राशि का एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे बच्चों यहाँ पर आपका बल हो गया, बेग हो गया, त्वरण हो गया। तो ये सभी एग्जाम्पल बच्चों यहाँ पर किसके होते हैं, सदिश राशि के होते हैं, जिसको बच्चों यहाँ पर आप इंग्लिश में कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। इसी प्रकार से बच्चों अगर हम यहाँ पर बात करेंगे अदिश राशि के बारे में, तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग इसके एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे बच्चों यहाँ पर हमारा चाल हो गया, यहाँ पर बच्चों आप कह सकते हैं हमारा कार्य हो गया, या बच्चों आप सभी लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि जैसे हमारे यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स हो गया। तो ये सभी बच्चों हमारी क्या होती हैं, अदिश राशियाँ होती हैं। तो इनके एग्जाम्पल बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह लिख सकते हैं कि अगर हम अदिश राशि के एग्जाम्पल की बात करेंगे तो बच्चों यहाँ पर हमारा चाल हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। ये सभी एग्जाम्पल बच्चों यहाँ पर किसके होते हैं, अदिश राशि के होते हैं। अगर हम सदिश के बारे में बात करेंगे तो बच्चों यहाँ से हमारा बल हो जाएगा, आप कह सकते हैं बेग हो गया, यहाँ पर बच्चों हमारा त्वरण हो गया। तो ये सभी बच्चों हमारे क्या होते हैं, सदिश राशियाँ होती हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग को सदिश राशि और अदिश राशि के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हो जाती है। तो बच्चों अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं अपने इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसके बारे में बच्चों यहाँ पर हम अध्ययन करने वाले हैं वैद्युत धारा के बारे में। कि बच्चों यहाँ पर जो हमारी वैद्युत धारा होती है ये बच्चों हमारी एक सदिश राशि है कि अदिश राशि है। तो इसके लिए बच्चों यहाँ पर हम एक और नियम के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जहाँ पर बच्चों आप सभी लोग सदिश और अदिश के अंदर में अध्ययन करते हैं सदिश योगफल नियम के बारे में। अगर बच्चों हमारी कोई भी राशि यहाँ पर सदिश योगफल नियम का पालन करती है तो उस राशि को बच्चों यहाँ पर हम सदिश राशि कहते हैं। अगर यहीं पर बच्चों हमारा ये होता है कि जो हमारा सदिश योगफल नियम होता है उसका पालन नहीं होता है तो उस राशि को बच्चों यहाँ पर हम अदिश राशि कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर सदिश योगफल नियम का पालन होता है तो उस राशि को बच्चों यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, सदिश राशि कहेंगे। अगर उस नियम का बच्चों यहाँ पर पालन नहीं हो रहा है तो उस राशि को बच्चों यहाँ पर हम अदिश राशि कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम इस चीज़ को नोट में करके लिखने वाले हैं और ये आपके धारा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जहाँ से बच्चों आप सभी लोग अच्छी तरह से पता करने वाले हैं कि वैद्युत धारा बच्चों यहाँ पर हमारी एक सदिश राशि है कि अदिश राशि है। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले लिखने वाले नोट डाल के सदिश योगफल, सदिश योगफल नियम का पालन होता है तो उस राशि को सदिश राशि कहते हैं। आगे बच्चों यहाँ पे हम लिख देंगे यदि नहीं होता है तो उसे अदिश राशि कहते हैं। तो दोस्तों ये आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है कि अगर किसी भी राशि की यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं तो उसमें बच्चों यहाँ पर जो हमारा सदिश योगफल नियम होता है अगर इसका पालन होता है तो उस राशि को बच्चों यहाँ पर हम सदिश राशि कहेंगे। अगर यहाँ पर सदिश योगफल नियम का पालन नहीं होता है तो उस राशि को बच्चों यहाँ पर हम अदिश राशि कहेंगे। तो बच्चों अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि सदिश योगफल नियम बच्चों हमारा क्या होता है। तो बच्चों यहाँ पर हम वेक्टर के रूप में सबसे पहले इसके बेसिक पॉइंट के बारे में समझेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले मान लेते हैं कि ये बच्चों हमारा क्या होता है, कोई भी एक वेक्टर होता है जो बच्चों यहाँ से कुछ इस प्रकार से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर बच्चों हम मान लेते हैं कि अगर ये हमारा एक वेक्टर है तो इस वेक्टर को बच्चों यहाँ पर हम वेक्टर ए से निरूपित करने वाले हैं। ठीक इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर आप कह सकते हैं इसके हेड से बच्चों यहाँ पर हमारा एक दूसरा वेक्टर स्टार्ट होता है, जिस वेक्टर को बच्चों यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से दिखाने वाले हैं। इस वेक्टर को बच्चों यहाँ पर हम वेक्टर बी कहेंगे। अगर बच्चों हम वेक्टर ए और वेक्टर बी का यहाँ पर योगफल करना चाहते हैं तो इनका योगफल हम किस प्रकार से करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग को सिंपल तरीके से ध्यान रखना है कि जो हमारा स्टार्टिंग वाला वेक्टर होता है वेक्टर ए, इसका जो टेल होता है और यहाँ पर जो हमारा फाइनल वाला वेक्टर होता है वेक्टर बी, इसका जो हेड होता है इसको बच्चों हम आपस में मिला देंगे तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का आपका योगफल मिल जाएगा, जिसको बच्चों यहाँ पर हम फार्मूला के रूप में कुछ अलग प्रकार से दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा स्टार्टिंग का वेक्टर ए होता है इसका जो टेल होता है इसके टेल से बच्चों हम क्या करेंगे वेक्टर बी के हेड से आपस में मिला देंगे। तो ये जो हमारा वेक्टर बनके तैयार होगा इसी वेक्टर को बच्चों यहाँ पर हम वेक्टर आर कहते हैं, जिसको बच्चों यहाँ पर हम इंग्लिश बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। हिंदी में बच्चों आप सभी लोग यहाँ पर कह सकते हैं परिणामी वेक्टर। तो परिणामी वेक्टर बच्चों हम किस प्रकार से निकालेंगे। तो यहाँ पर आपको सिंपल ध्यान रखना है कि इन दोनों वेक्टर का हम डायरेक्ट यहाँ पर योग नहीं करते हैं, इनका योग करने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी को आपस में जोड़ लेंगे। तो इन दोनों का जो हमारा योगफल होता है वेक्टर आर के योग के बराबर
बराबर होता है तो बच्चों यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जो हमारा वेक्टर ए होता है इसका जो हमारा योग होगा और यहाँ पर जो हमारा वेक्टर बी होगा इनका जो योग होता है वो बच्चों वेक्टर आर के योग के बराबर आता है। तो इसी को बच्चों यहाँ पर हम क्या कहते हैं, सदिश योगफल नियम कहते हैं। और ये नियम बच्चों हम तब लगाते हैं जब आप सभी लोग को थीटा का मान ना दिया जाए। मीन्स बच्चों यहाँ पर आप कह सकते हैं जब आप सभी लोग को वेक्टर ए का मान दिया जाए, वेक्टर बी का मान दिया जाए, लेकिन इनके बीच में जो हमारा कोण बनता है उस कोण का मान ना दिया जाए, तब उस केस बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, वेक्टर आर बराबर यहाँ से यूज करते हैं वेक्टर ए प्लस बी। अगर बच्चों यहाँ पर हम इस त्रिभुज का कोई भी नामकरण कर देंगे तो बच्चों यहाँ पर आप कह सकते हैं ये बच्चों हमारा हो जाएगा पॉइंट ए, या आप कह सकते हैं यहाँ पर हमारा हो जाएगा पॉइंट ओ, और इसको बच्चों यहाँ पर हम पी मान लेंगे और ये बच्चों हमारे यहाँ से हो जाएगा क्यू। तो इस तरीके से हमारा एक त्रिभुज बन जाता है ओ पी क्यू। अब बच्चों यहाँ पर आप त्रिभुज का योगफल नियम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहले बच्चों अगर हम यहाँ पे OP का या आप कह सकते हैं OQ का अगर हमें यहाँ पे योगफल निकालना है तो OP प्लस बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे PQ करेंगे। तो इन दोनों का जो हमारा योगफल होगा वो बच्चों हमारा OQ के बराबर होगा। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं OQ बच्चों हमारे किसके बराबर हो जाएगा, वेक्टर R के, और OP बच्चों हमारा बराबर हो जाएगा वेक्टर A के, और यहाँ पर जो हमारा PQ होता है बराबर हो जाएगा यहाँ से वेक्टर B के। तो इन सब का मान हम जब रख देंगे तो आपको ये रूप यहाँ पे मिल जाएगा वेक्टर R बराबर वेक्टर A प्लस वेक्टर B। तो बच्चों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सदिश योगफल नियम के बारे में। तो बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे OQ प्लस बच्चों यहाँ से हमारा जाएगा OP, तो यहाँ से आगे लिखेंगे OP प्लस बच्चों यहाँ से हमारा जाएगा PQ, तो यहाँ से बच्चों हम लिखेंगे PQ, और ये बच्चों हमारे क्या होता है वेक्टर होता है, तो इसको वेक्टर के फॉर्म में हम कुछ इस प्रकार से दिखाएंगे। तो यही जो बच्चों हमारा नियम होता है इसी को बच्चों हम क्या कहते हैं, सदिश योगफल नियम कहते हैं। और ये नियम आपको तब लगाना है जब आप सभी लोग को वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में यहाँ पर कोण का मान ना बताया जाए, तब उस केस में बच्चों हम क्या करते हैं, इस फार्मूले का यूज़ करते हैं। अगर बच्चों यहीं पर आप सभी लोग को ये पता चल जाता है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में यहाँ पर जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, तो उस केस में बच्चों आप सभी लोगों ने सदिश योगफल नियम का एक वैकल्पिक विधि के बारे में अध्ययन किया है। जिस विधि के बारे में बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं, तो वो बच्चों यहाँ से हमारा फॉर्मूला होता है वेक्टर आर इक्वल टू अंडर रूट में बच्चों यहाँ से हमारा चलता है वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस बच्चों यहाँ पर आपका चलता है वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस यहाँ पे बच्चों आपको चलता है 2ab cos थीटा। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग इस फॉर्मूले का प्रयोग तभी करते हैं जब आप सभी लोग को वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में कोण का मान पता चल जाता है। तब उस केस में बच्चों हम क्या करते हैं, अगर इनका योगफल निकालना चाहते हैं तो इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप सभी लोग को वेक्टर में आंसर देना है तब उस केस में बच्चों हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, अगर हम वैद्युत धारा के बारे में अध्ययन करने वाले हैं तो इसी फॉर्मूले का हम यूज़ करने वाले हैं। इस फॉर्मूले में जो हमारा वेक्टर ए होता है, वेक्टर बी होता है, और यहाँ पर वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी होता है, ये बच्चों परिमाण रूप में होता है। तो परिमाण रूप में बच्चों यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, धारा के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो उस केस में बच्चों हम क्या करने वाले हैं, इसी फॉर्मूले का यूज़ करने वाले हैं कि जो हमें रिजल्टेंट यहाँ पर मिलेगा धारा, उस धारा का मान बच्चों किसके बराबर होगा उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और इसी फॉर्मूले के माध्यम से आपको बताने वाले हैं कि वैद्युत धारा बच्चों यहाँ पर हमारी किस प्रकार से अदिश राशि होती है और किस प्रकार से बच्चों यहाँ पर सदिश राशि होती है। तो यहाँ तक अगर आप सभी लोग को नोट करना है तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग नोट कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं, जहाँ पर बच्चों हम वैद्युत धारा के हर एक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट को बिल्कुल डिटेल में अच्छी तरह से बताने और समझाने वाले हैं। तो यहाँ तो बच्चों आप सभी लोग अच्छी तरह से नोट कर सकते हैं। तो यहाँ तक बच्चों आप सभी लोगों ने अच्छी तरह से नोट कर लिया होगा। तो बच्चों अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं वैद्युत धारा के बारे में कि बच्चों वैद्युत धारा हमारी एक सदिश राशि है कि अदिश राशि है। तो इसके लिए बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले एक फिगर बनाने वाले हैं और उस फिगर के माध्यम से आपको समझाने वाले हैं कि वैद्युत धारा बच्चों यहाँ पर हमारी किस प्रकार से सदिश राशि होती है और किस प्रकार से यहाँ पर अदिश राशि होती है। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले मान लेते हैं कि बच्चों ये हमारा क्या होता है, कोई भी एक चालक होता है और इस चालक में बच्चों यहाँ पर जो हमारी धारा प्रवाहित हो रही है तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि इस चालक में जो हमारी धारा होती है वो 3 एम्पियर की होती है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर हम मानते हैं कि ये हमारा क्या होता है, एक दूसरा चालक होता है और इस चालक में जो हमारी धारा प्रवाहित होती है वो 4 एम्पियर की होती है। अब बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग फिगर में अच्छी तरह से देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारी धारा आ रही है चालक के अंदर में वो 3 एम्पियर की होती है और यहाँ पर जो हमारी चालक में धारा आ रही है वो 4 एम्पियर की है। तो बच्चों ये दोनों धाराएं क्या होती हैं, आपस में किसी एक बिंदु पर जाकर के कुछ इस प्रकार से मिल जाती हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जब हमारी धारा यहाँ पे 3 एम्पियर और 4 एम्पियर की बिंदु ओ पर जाकर के मिलेगी
मिलेगी तब उस केस में इन दोनों धाराओं को बच्चों यहाँ पर योग हो जाएगा और इस केस में जो हमारी परिणामी धारा यहाँ से प्रवाहित होगी वो बच्चों इन दोनों के योग के बराबर यहाँ से प्रवाहित होगी। तो यहाँ पर अगर बच्चों हम क्या करते हैं 3 और 4 को जोड़ लेंगे तो परिणामी धारा यहाँ पर आपको जो मिल रही है वो 7 एम्पियर की मिल रही है और यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं इसको बिंदु नंबर ओ मान लेते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि ये जो हमारी परिणामी धारा होती है 7 एम्पियर, ये बच्चों यहाँ पर किस प्रकार से आ रही है इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं और इसी के बाद बच्चों यहाँ पर हम समझाने वाले हैं कि जो हमारी वैद्युत धारा होती है बच्चों किस प्रकार से यहाँ पे सदिश रास होती है और किस प्रकार से अदिश रास होती है। तो फिगर के माध्यम से बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग समझ सकते हैं कि इधर से जो हमारी धारा आ रही है इसमें बच्चों परिमाण और दिशा दोनों है। तो इस केस में बच्चों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारी वैद्युत धारा होती है ये बच्चों हमारी एक सदिश रास होती है। लेकिन बच्चों जब हम क्या करेंगे इसका परिणामी धारा यहाँ पर चेक करेंगे 7 एम्पियर, अगर इस फॉर्मूले के माध्यम से बच्चों यहाँ पर हमारा 7 एम्पियर नहीं मिलेगा तब उस केस में यहाँ पर हम कह देंगे कि यहाँ पर जो हमारा सदिश योगफल नियम होता है वो वैद्युत धारा के अंदर में लागू नहीं होता है। या बच्चों आप यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हमारा सदिश योगफल का नियम होता है परिमाण रूप में, जो कि हमने यहाँ पे फॉर्मूला बताया है R = a² + b² + 2ab cos थीटा। यहाँ पर अगर हम थीटा की बात करेंगे तो बच्चों यहाँ पर अभी आपको समझाने वाले हैं कि जो हमारी धारा 3 एम्पियर की आ रही है और जो हमारी धारा यहाँ पर 4 एम्पियर की आ रही है इन दोनों के बीच में जो हमारा कोण बनता है बच्चों यहाँ पर 90 अंश का कोण होता है, जिसको यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से दिखाते हैं। तो अगर हम यहाँ पर सदिश योगफल नियम का प्रयोग करते हैं तो इस नियम का बच्चों यहाँ पर पालन नहीं होता है वैद्युत धारा के अंदर में। तो उस प्रकार से बच्चों यहाँ पर हम कह देंगे कि यहाँ पर जो हमारी वैद्युत धारा होती है इसमें बच्चों परिमाण और दिशा दोनों होती है, लेकिन यहाँ पर बच्चों हमारा क्या होता है सदिश योगफल नियम का पालन नहीं होता है। इस वजह से बच्चों यहाँ पर हम कह देते हैं कि जो हमारी वैद्युत धारा होती है बच्चों हमारी एक अदिश रास होती है। तो यहाँ पर बच्चों अब हम इसको प्रूव करने वाले हैं इस फार्मूले के माध्यम से। तो बच्चों यहाँ पर हम रिजल्टेंट परिमाण निकालने वाले, तो यहाँ से बच्चों लिखेंगे R = बच्चों यहाँ से हमारा हो जाएगा वेक्टर A। तो बच्चों यहाँ पर हम मानते हैं ये बच्चों हमारे क्या होता है परिमाण रूप में वेक्टर A होता है और ये बच्चों हमारे क्या होता है परिमाण रूप में वेक्टर B होता है। तो A और B का मान बच्चों यहाँ पर हम रखने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस बच्चों यहाँ से हमारा जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर बच्चों हमारा जाएगा 2 × 3 इंटू यहाँ से बच्चों हमारा जाएगा 4। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई ना दिखा करके इसको हम डॉट से दिखाएंगे। डॉट का मतलब बच्चों यहाँ पर होता है इन सभी के बीच में हमारा गुणा का चिन्ह है। और यहाँ पर बच्चों हम बात करने वाले हैं कि जो हमारी 3 एम्पियर की धारा है और यहाँ पर जो हमारी 4 एम्पियर की धारा है इन दोनों धाराओं के बीच में जो हमारा कोण होता है बच्चों 90 अंश का होता है। तो यहाँ पर बच्चों हम बात कर लेंगे थीटा बराबर हमारा कितना हो जाएगा 90 अंश। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे कॉस की वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ से हमारा जाएगा cos थीटा 90। अब यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जो हमारा cos 90 होता है इसकी वैल्यू बच्चों यहाँ पर 0 होती है। तो जब बच्चों क्या करेंगे cos 90 की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 से अगर हम किसी को यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये पूरा मान बच्चों यहाँ से हमारे क्या जाएगा 0 हो जाएगा। और यहाँ पर आपको रूट के अंदर मिल जाएगा R = √3। तो बच्चों यहाँ पर आप कह सकते हैं 3 का स्क्वायर अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको 9 मिल जाएगा। 4 का स्क्वायर बच्चों यहाँ पर आपको 16 मिल जाएगा। और जैसे बच्चों आप सभी लोग इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 25। और आप सभी लोग यहाँ पर जानते हैं कि जो हमारा 25 होता है 5 का स्क्वायर होता है। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा 25 रूट से बाहर आएगा तो यहाँ पर आपको 5 मिल जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों आप देख पा रहे हैं कि जो परिणामी धारा आपको मिल रही है वो 5 एम्पियर की मिले। लेकिन बच्चों यहाँ पर अगर हम इस फिगर में बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपको परिणामी धारा मिलती है वो इन दोनों बिंदुओं पर आपस में मिलने के बाद धारा जो हमारी बनती है वो 7 एम्पियर की मिलती है। तो बच्चों यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो हमारी परिणामी धारा होती है उस धारा का जो मान होता है बच्चों अगर हम सदिश योगफल नियम की बात करते हैं तो 5 एम्पियर प्राप्त होता है। लेकिन बच्चों अगर हम यहाँ पर फिगर के गार्डिंग यहाँ पर कहना चाहेंगे कि जो हमारी इधर से आने वाली धारा है 3 एम्पियर की और इधर से जो हमारी आने वाली धारा है वो 4 एम्पियर की, दोनों धाराएं बच्चों जब किसी बिंदु O पर मिलती हैं तो इन दोनों का जो परिणाम यहाँ पर मिलता है या आप कह सकते हैं जो परिणामी धारा मिलती है वो 7 एम्पियर की मिलती है। तो इस केस में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा सदिश योगफल नियम होता है उसका बच्चों यहाँ पर क्या होता है नियम का पालन नहीं हो पाता है। इस वजह से बच्चों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारी वैद्युत धारा होती है ये बच्चों हमारी एक अदिश रास होती है, ये बच्चों हमारी एक सदिश रास नहीं होती है। तो यहाँ तक आप सभी लोग को अच्छी तरह से वैद्युत धारा के हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में अच्छी तरह समझ आया होगा। तो बच्चों अब आप सभी लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि वैद्युत धारा जो हमारी होती है इसमें बच्चों हमारा परिमाण भी होता है और दिशा होता है। लेकिन बच्चों ये जो हमारा वैद्युत धारा होता है इसमें बच्चों जो हमारा यहाँ पर सदिश योगफल नियम होता है इसका पालन नहीं हो पाता है। इसीलिए बच्चों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो वैद्युत धारा हमारी होती है ये बच्चों हमारी एक अदिश रास होती है। तो यहाँ पर आप सभी लोग को ये सारा बेसिक पॉइंट, ये सारा बेसिक कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि वैद्युत धारा बच्चों हमारी सदिश राशि है कि अदिश राशि है। तो बच्चों अब हम यहाँ पर फाइनल आंसर अपना लिख देंगे कि वैद्युत धारा बच्चों यहाँ पर हमारी क्या होती है, एक अदिश रास होती है। तो बच्चों यहाँ पर हम नई लाइन लिखेंगे वैद्युत धारा एक अदिश राशि है
क्योंकि इसमें सदिश योगफल नियम का पालन नहीं होता है। तो बच्चों यहाँ तक आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी लोग को वैद्युत धारा से संबंधित हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में अच्छी तरह से समझ आएगा। तो इसी के साथ बच्चों यहाँ पर हम आज का वीडियो लेक्चर इसी पे एंड करते हैं। अब आप सभी लोगों से मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो लेक्चर के साथ में। तो अगले वीडियो लेक्चर में बच्चों यहाँ पर हम अध्ययन करने वाले हैं अपवाहन वेग के बारे में, जो आप सभी लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बच्चों आप सभी लोग अच्छी तरह से अपवाहन वेग के बारे में अध्ययन करिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो लेक्चर के साथ में।